जब सारा माहौल बन गया, नवंबर आ गया, अब तो ये था कि आज या कल, तब गई अमेरिका नवंबर में इन भाई साहब से मिलने और इन भाई साहब से मिलने। रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर एक कमरे में बैठे हैं, इंदिरा गांधी गई हैं, बातें हुई। पहले से दोनों को पता कुछ नहीं होने वाला है, बस दुनिया के इतिहास में लिखा जाए कि हमने आपसे बात की थी। बाद में ये ना कहना कि हमने बात नहीं की थी। बात की, बताया रेफ्यूजी से क्राइसिस क्या है, बहुत दिक्कत है, हमें कुछ स्टेप लेना होगा, आपकी सपोर्ट चाहते हैं। तो निक्सन का मुंह ऐसा बना हुआ था, फूफा जी जैसे नहीं होते, ऐसे फूफा जी जैसा मुंह बना हुआ था। फूफा सबसे मनहूस आदमी बनाया था वैसे, वैसा मुंह बना हुआ था। और कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी कमरे से बाहर निकली, अभी निकली भी नहीं थी कि दोनों ने बहुत गंदी बात उनके बारे में बोली, इस तरह से कि वो सुन भी लें। और वो जब रिपोर्ट्स डिक्लासीफाई हुई तो अब वो रिपोर्ट सामने आई हैं कि क्या क्या बातें बोली गई थी वो रिकॉर्डिंग से। इंदिरा गांधी को पता था कि ऐसे बकवास करेंगे, कोई उम्मीद थी भी नहीं, पर अमेरिकन सिविल सोसाइटी से उन्होंने मीटिंग्स की, उनको समझाया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिकी अखबारों में जब छपे, हमारे पक्ष में छपे, तो सरकार पे भी दबाव रहेगा कि ज्यादा एक्शन ना ले हमारे खिलाफ। ये सब किया। अब सैम मानेकशॉ से बात हुई कि भैया बताओ क्या करना है। तो ऐसे में उसने कहा कि अब आप जब कहें, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि युद्ध शुरू हम ना करें, क्योंकि इतिहास में लिखा जाता है कि युद्ध शुरू किसने किया था, और हम तो शांति प्रिय देश हैं, आपके पापा इतने प्यारे थे, हम युद्ध शुरू करें अच्छा थोड़ा लगता है। तो मेरी बात तो ठीक है, तो युद्ध शुरू नहीं करना है तो ऐसी सिचुएशंस बन जाए कि युद्ध वही शुरू कर दे। 2 दिसंबर 1971 को वो स्थितियां बन गई। याहिया खान ने युद्ध शुरू कर दिया। याहिया खान को लगा कि मैं जल्दी ही अमर हो सकता हूं, एक बार युद्ध जीत जाऊंगा तो लोग याद रखेंगे कि कोई याहिया खान हुआ था। उसके 25 दिन बाद लोगों ने याद किया कि हाँ हुआ था, क्योंकि इतना ही टाइम मिला। उसके बाद 16 दिसंबर को युद्ध खत्म हुआ, 20 दिसंबर को इस्तीफा देके भागना पड़ा उनको, 4 दिन मिले उसके बाद। क्यों युद्ध शुरू कर दिया? अगर आपने सुना हो तो 1967 में एक युद्ध हुआ था इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में। इजराइल के 3-4 युद्ध हुए हैं अब तक, जिनमें 1967 का जो वॉर था सबसे इंपॉर्टेंट था। इजराइल अकेला बीच में रहते, 5-6 देश आसपास से मारते हैं उसको, वो सबको मारता है, ऐसे मारा ऐसे मारा ऐसे मारा, वो बड़ा उसका भी अजीब सा मामला है। 67 में जब उसको लग गया कि युद्ध होने वाला है, उसने वेट नहीं किया, प्री एम्प्टिव अटैक कर दिया कि मुझे पता है कि तुम कल युद्ध करने वाले हो, मैंने आज ही शुरू कर दिया। सरप्राइज दे दिया, धप्पा, तुम तोप निकाल रहे थे कल लेके जानी है, मैं लेके आ गया, और वही मार दिया। और 6 दिन में सारा खेल खत्म कर दिया उसने। तो उस समय दुनिया भर में एक विचार चल रहा था कि जब युद्ध तय हो जाए तो प्री एम्प्टिव अटैक कर देना बेहतर होता है। तो जो पाकिस्तान इजराइल से नफरत करता है, इजराइल को आज तक उसने मान्यता ही नहीं दी है, उससे सीखा उसने कि युद्ध कैसे करना चाहिए। याहिया खान को लगा कि मैं भी धप्पा कर देता हूं, इनको पता भी नहीं चलेगा, अचानक प्लेन पहुंच जाएगी, धप्पा हो जाएगा, हार जाएंगे। और वो उत्साह बहुत था, उनकी प्लानिंग वैसी थी जैसे हम लोग करते हैं यूपीएससी में ना, कि बस प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, एसए में 170 नंबर आ ही जाएंगे, जीएस में 580 नंबर आ जाएंगे, इंटरव्यू में तो 215 से कम कैसे ही आएंगे, तो रैंक 1 लाने के लिए बस 40 नंबर कम करने हैं मुझे। रैंक 1 तो है ही, लेकिन रैंक 1 में भी इतना गैप अच्छा नहीं लगता है, तो 40 कम कर लूंगा तो रैंक 1 डिसेंट तरीके से आएगा। याहिया खान भी वैसी प्लानिंग कर रहे थे कि ऐसा करेंगे, नाश्ता जैसलमेर में कर लेंगे, लंच दिल्ली में कर लेंगे, और इवनिंग टी आगरा में पी लेंगे। कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे उस समय, खिसका हुआ आदमी ऐसी बात करता है। तो 2 दिसंबर को चढ़ाई कर दी भारत के ऊपर, इस उम्मीद में कि 67 जैसा कुछ दोहरा देंगे। दूसरा, उनको वो सब उम्मीद तो थी ही कि यूएसए हमारे साथ में है ही, चाइना हमारे साथ में है ही, और जब यूएसएसआर उनकी तरफ है तो ये और ज्यादा हमारे साथ में हो जाएंगे, तो ये मिलके मार देंगे, यूएसएसआर क्या कर लेगा। और यूएसए ने कहा था कि भैया युद्ध हुआ तो हम इंटरवीन करेंगे, ध्यान रखना।
कहा था। इंदिरा गांधी को चिट्ठी आई, यूएसएसआर के रक्षा मंत्री ने कहा कि आपको चिट्ठी आई है निक्सन की, युद्ध से एक दिन पहले की बात है। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं चिट्ठी का जवाब 15 दिन के बाद दूंगी। यूएसएसआर के रक्षा मंत्री बोले 15 दिन काफी है। उसके बाद जवाब दिया। तब तो चिट्ठियां होती थी ना, तब SMS और ये सब थोड़ा होता था, चिट्ठी होती थी। 2 दिसंबर को उन्होंने गलती की, 3 दिसंबर से युद्ध शुरू हुआ। और शुरू हुआ तो शुरू हो गया। मानेकशॉ थे हमारे पास। युद्ध तो सेनापति लड़ते हैं बेसिकली, मानेकशॉ जैसा शार्प आग भी हमारे पास था। 13 दिन में काम खत्म कर दिया। 15 दिसंबर को सब खत्म हो गया था, बस वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे। एक आखिरी मीटिंग कर रहे थे एक बहुत बड़े भवन में, जहां उनके सारे तोप बैठे हुए थे कि क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तब तक उनके 93,000 सैनिक हमारे कंट्रोल में आ चुके थे, और उसमें हायर रैंक के लोग भी थे, लोअर भी थे। तो मैंने मानेकशॉ को पता लगा कि ढाका की इस बिल्डिंग में मीटिंग चल रही है कि आत्मसमर्पण करना है कि नहीं करना है। इंदिरा जी उनकी बात हुई, योजना बनी, उस बिल्डिंग पे हमला कर दिया। लेकिन मारा नहीं किसी को। बिल्डिंग के आसपास इतने बम बरसाए कि मरे नहीं कोई। जैसे बिल्डिंग बैठे, इधर बम इधर बम इधर बम, इतने बम मारे। और वो लोग सांस फूल के बोले हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। और वहां से इस फैसले से निकले कि कल ही कर देते हैं आत्मसमर्पण। तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने कर दिया आत्मसमर्पण। फिर 17 को इंदिरा जी ने चिट्ठी का जवाब दिया कि रिसीव्ड योर लेटर, आई होप यू आर गुड, आई एम गुड, आई होप द सेम फॉर यू, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम टॉकिंग टू यू, व्हेन आर यू कमिंग नेक्स्ट टू इंडिया, इंडिया इज वेटिंग टू मीट यू, टू रिस्पेक्ट यू। कुछ भी जो क्या हुआ। तो 16 दिसंबर को हुआ, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। कितनी बड़ी बात है। सर्जिकल स्ट्राइक तो ये होती है, सर्जरी हुई और देखिए हुआ, बच्चा हुआ। तो 16 दिसंबर का दिन बांग्लादेश की आजादी का दिन हो गया 71 में। अब आजकल सोशल मीडिया पे एक और चल रहा है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इंदिरा जी होती पीओ के ले आती, तुम ला नहीं पाए। फिर बीजेपी वाले चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं इतना ही दम था तो 93,000 सैनिक थे, पीओ के क्यों नहीं लिया उस समय, क्यों दे किया कि सैनिक उनको? भाई इसका जवाब इसके बाद है। ये युद्ध हमने कैसे जीता, अगर आप बहुत सिंपल सी बात समझें। यूएसए ने भेज दी अपनी नौसेना बंगाल की खाड़ी में, उसको 7th फ्लीट कहते हैं। उनके कुछ जहाज, बहुत सारे हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता रखने वाले हथियार भेज दिए बंगाल की खाड़ी में, इस भाव से कि हम हमला कर सकते हैं। यूएसएसआर को पता लगा, उसने अपना भेज दिया कि आ जाओ भाई, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, खेल लेते हैं। क्यूबा में खेलते खेलते रह गए थे, यहां खेल लेते हैं। वियतनाम में भी चूक गए थे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में भी चूक गए थे, यहां खेल लेते हैं, खेलने का मन है तो। और शीत युद्ध में कोल्ड वॉर बड़ा सिंपल था, यूएसए आ गया, यूएसएसआर आ गया, अब युद्ध नहीं होगा। दोनों के खड़े हैं जहाज, दोनों बातें कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। तुम बताओ, लो तुम भी लो, सिगरेट लो, लो लो, ठंडा पियोगे। इधर भारत पाकिस्तान काम कर रहा है आराम से। यूएसएसआर ने कहा जल्दी कर लो, बस थोड़ा रोकना मुश्किल है, जल्दी कर लो, निपटाओ जल्दी से। 16 को हमने कहा निपट गया जी, बधाई हो। बोले बढ़िया है। फिर उसने कहा अब हम वापस जाएंगे, आप भी वापस जाओ, छोड़ो ना, बच्चे हैं, कर रहे हैं अपना काम, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। वापस चले गए दोनों, और बांग्लादेश हो गया। आप ये बताओ इस पूरी सिचुएशन, मैं तो हंसी मजाक में समझा रहा हूँ, लेकिन बात तो सीरियस है। अगर यूएसएसआर हमारे साथ ना होता तो क्या हम सच में ये कर पाते? फिर मानेकशॉ होते, इंदिरा गांधी होती, नरेंद्र मोदी होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, या महात्मा गांधी होते, नहीं कर सकते थे। मतलब सच को समझना अलग बात है, गप्पे मारना अलग बात है। युद्ध जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं, मजाक नहीं होता है। आपके साथ में कौन कौन है, किस हद तक है, ये मायने रखता है। उस युद्ध में अमेरिका इस हद तक इनके साथ नहीं था कि न्यूक्लियर वॉर कर सके।
यूएसएसआर भी इस हद तक नहीं था। अमेरिका हमला करेगा तो हम भी कर देंगे, इस हद तक था। काम तो हमें करना था। यूएसएसआर की सपोर्ट ने सिर्फ इतना कर दिया कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, निपटा दो जाके। निपटा दिया हमने। मानेकशॉ तैयार बैठे हुए थे निपटाने के लिए। लेकिन अगर यूएसएसआर की सुरक्षा न होती तो शायद हम ये नहीं कर पाते। और अब देखिए इसके बाद हुई संधि वार्ता। दिसंबर में युद्ध हुआ है और जुलाई 72 में शिमला समझौता हुआ है। और शिमला में मीटिंग होने वाली है। भारत की तरफ से बैठेंगी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहां से बैठेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि उस समय राष्ट्रपति चल रहे थे। उनका चलता था ना, पहले डेप्यूटी पीएम थे, फिर राष्ट्रपति हुए, फिर पीएम हुए, चलता रहता था उन्हें कुछ ना कुछ। तो वो बैठे हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो अपने साथ ट्रेनिंग के लिए अपने इंटर्न को साथ लाए थे, जिनका नाम है बेनजीर भुट्टो, जो बाद में पीएम बनने वाली थी। बेटी उनकी कि तुम भी चलो सीखो कैसे बात करते हैं, अगली बार जब हारेंगे तुम संभालना उस समय, तो प्रैक्टिस कर लो इसे ट्रेनिंग कर लो कि हारने के बाद कैसे बात करनी होती है। भारत के पास क्या था? उनके 93,000 सैनिक थे, हमारे कब्जे में थे। 7 महीने से यहाँ दामाद बने हुए थे, खा पी रहे थे, मस्त एकदम मोटे हो गए थे खा खा के। अब है प्रिजनर ऑफ वॉर है तो खाना तो खिलाएंगे ना भाई, सम्मान भी करना ही होता है, वो तो प्रिजनर ऑफ वॉर का है, उसूल है। और 93,000 का मतलब क्या था? उनके कुल सेना का 1/3, उनकी पूरी सेना के 1/3 हमारे पास थे। और इतने घरों में वहां तबाही थी कि छुड़वाओ किसी तरह, छुड़वाओ भारत से किसी तरह से, इतना दबाव था। उसके बाद 9,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिंध में भी, थोड़ा सा पंजाब की तरफ हमारे कब्जे में था। उनके पास क्या था? कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल, एकदम खाली। टीटीजी इसके फुल फॉर्म समझ रहे हैं ना? ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, खाली एकदम। और लोग कहते हैं कि भुट्टो ने पता नहीं ऐसा क्या जादू डाल दिया इंदिरा जी पे कि सारे लोग ले गए और पीओ के भी नहीं मिला। और इधर वाले लोग क्या बोल रहे थे? इंदिरा जी पीओ के तो ले ही लेना, बलूचिस्तान में ट्राई करना वो तो मूड में थे, उनको लग रहा है युद्ध जीते तो हम कुछ भी कर लेंगे। तो पीओके को लेके बात थी कि पीओके लेना है, हमारा इलाका है, पाकिस्तानी कब्जे में है। उनके स्कूल में बोलते हैं कि हमारा इलाका भारतीय कब्जे में है ना, दोनों देशों की अपनी अपनी राय है। इंदिरा गांधी वहां बात कर रही हैं। अब बात सबको दिख रही है, ये नहीं दिख रहा कि पीछे क्या चल रहा है। यूएसएसआर ने इंदिरा जी से कहा है अब और सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा युद्ध हो चुका है, अब एस्केलेट नहीं करना है, डी एस्केलेट, जो आपने इस बीच में खूब सुना होगा ना, ये सीधा मैसेज था यूएसएसआर से। उसने कहा देखिए स्थितियां बदल गई हैं। 71 में क्या था? रिफ्यूजी क्राइसिस था, अब नहीं है। दुनिया के पास आपके साथ खड़े होने की एक वजह थी, रिफ्यूजियों के ह्यूमन राइट्स। अब तो कोई रिफ्यूजी है नहीं, जो हैं आपके पास है वो वापस जा रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस आपके देश में चल ही रहा है। पश्चिम बंगाल में एक पॉपुलर डिमांड थी, लोग चाह रहे थे कि भारत आए, हमें आजाद करे। पीओके में देयर इज नो पॉपुलर डिमांड। पीओके में ऐसी कोई डिमांड नहीं कि भारत के लोग जाएं और हमें आजाद कर दें। इसलिए ये आपका आक्रमण ही माना जाएगा, एग्रेशन ही माना जाएगा। फिर पीओके की जो बनावट है, जो ज्योग्राफी है, जो टेरेन है, वो टेरेन ऐसा है जो डिफेंडर के पक्ष में जाता है, ना कि अटैकर के पक्ष में जाता है। इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने वहां जो फोर्टिफिकेशन की है, जो किलेबंदी कर रखी है, उन लोकेशंस पे है कि जो हमला करने आएगा वो नीचे से आएगा और ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को आराम से मार पाता है। तो जो फोर्टिफिकेशन है वो अलग किस्म का है। और जिस स्ट्रेटेजी से आपने ये वाला युद्ध जीता है, वो स्ट्रेटेजी वहां काम नहीं आएगी। फिर आपकी सेना पहले भी थक चुकी है इतना लंबा युद्ध लड़के।
रिसोर्सेस खत्म हो चुके हैं। 1971 का वॉर 16 दिसंबर को क्यों खत्म किया, पीओके क्यों नहीं ले लिया, उसके पीछे ये कारण भी थे। अब एक ही पॉइंट बचा था कि संधि के समय अगर हम जिद कर देंगे 93 लोग तब देंगे जब पीओके हमें दोगे, और यूएसएसआर कह रहा है कि अब मैं और नहीं संभाल पाऊंगा, चीजें बिगड़ जाएंगी। इस समय यूएसए और चाइना साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका है, इससे ज्यादा होगा तो हम इंटरवीन करेंगे अब। और यूएसएसआर को भी समझा दिए कि अब अपनी हद में रहो भाई, एक हद तक ठीक था, इसके आगे ठीक नहीं है। और यूएसएसआर ने इस बात को मान लिया है और भारत को कह दिया है कि अब बेहतर है कि डीएस्केलेट करें, ज्यादा युद्ध ना करें। रही कहीं कसर पूरी हो गई यहां मीटिंग में। कहते हैं, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या बात हुई, पर कहते हैं इंदिरा जी ने कहा आपके 93,000 सैनिक हमारे पास हैं, अगर हम आपको न दें तो। भुट्टो बोले मत ही दीजिए, वैसे भी वो लोग देश प्रेमी तो है नहीं, गद्दार ही हैं। जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए हार मान ले वो तो गद्दार है। ऐसे गद्दारों को मैं देश ले जाके क्या करूंगा? आप मार देंगे तो मुझे पाप भी नहीं लगेगा कि मैंने मारा है, मरवा दीजिए। अब जब एक देश का राष्ट्रपति ये कह दे कि चाहिए ही नहीं हमें आप रख लो, अब उन सबको रखो, खाना खिलाओ और पकवान खिलाओ, क्या बचा उसके बाद? जिस देश का राष्ट्रपति, मतलब अनुमान है, मैंने पढ़ा कई जगह है, प्रमाण मेरे पास नहीं है, हो सकता है दबाव बनाने की टैक्टिक हो, नेगोशिएशन में करना पड़ता है। जिस देश का राष्ट्रपति ये कहे कि मेरे 93,000 सैनिक आपके पास हैं, मार दीजिए, नहीं चाहिए मुझे, फिर अब क्या दबाव बनाएंगे उसके बाद? और फिर अंत में जो समझौता हुआ यही हुआ कि जो आपका एरिया हमारे पास है हम आपको वापस दे रहे हैं। 93,000 सैनिक दे रहे हैं क्योंकि हम कहाँ रखेंगे, आप लेके जाओ अपने, हम कहाँ रखेंगे उनको भाई? दबाव होता तो बाद में जब दबाव हुई थी ना उसका, तो हम क्या करें इसका? और शिमला एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि दोनों देश लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करेंगे और आपसी मुद्दे आपसी बातचीत से सॉल्व करेंगे, किसी और पक्ष को बीच में नहीं लेके आएंगे। अब मुझे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। 1971 के युद्ध के जीतने में केवल इंदिरा गांधी की भूमिका थी या बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी थी? और शिमला समझौते में पीओके नहीं ले पाने में इंदिरा गांधी की वीकनेस थी या उस समय इंटरनेशनल सपोर्ट और बहुत सारे फैक्टर्स थे कि हमारे हाथ में नहीं था, उस समय नहीं था? इसलिए ऐसी बात नहीं करनी है कि वो होती तो पीओके आ जाता, ये होते तो बलूचिस्तान भी आ जाता, ये सब नहीं करना है, ये बच्चों वाली बातें हैं। 1971 में इतनी करारी हार होने के बाद पाकिस्तान समझ गया कि इस सब से बात नहीं बनेगी। फिर वहां आगे जनरल जिया उल हक, लगभग 10-11 साल तक वहां के शासक रहे। पाकिस्तान के इस्लामीकरण में सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी और उन्होंने बहुत प्रसिद्ध मुहावरे कहे। एक मुहावरा ये है कि भारत को हजारों ऐसे कट्स लगाएंगे कि ब्लीड करता रहे हर जगह से। अब स्ट्रेटेजी बदल गई, अब युद्ध नहीं करना है, अब वूंड्स देने हैं, कट लगाने हैं, घाव करने हैं। और घाव करने के लिए युद्ध कौन लड़ता है? और 1980s से कहते हैं कि अप्रोच चेंज हुई, अब युद्ध नहीं, अब होंगे प्रॉक्सी वॉर। क्योंकि युद्ध में इतना खर्चा होता है कि मूर्खता है। आपको लगता है कि युद्ध बहुत आसान है, भारत क्यों पीछे हट गया, अचानक क्यों बंद हो गया? लोगों को बड़ा, जो पबजी खेलने वाले उनको लग रहा था कि यहां हो ही जाए काम, आदत पबजी खेलने की है। ऐसे ऐसे प्यारे बच्चे हैं, आईपीएल का एक ओवर देखते थे फिर युद्ध देखते थे। इधर क्या हुआ युद्ध में, आईपीएल से देखो संचलने वाली है, आईपीएल युद्ध, आईपीएल युद्ध। ऐसी जनता है, उन्हें युद्ध पबजी लग रहा है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और टीवी चैनल्स वाले वीडियो क्लिप दिखा दिखा के बता रहे हैं इस्लामाबाद भी हमारा हो गया, लाहौर भी हमारा हो गया, वाह। और कराची तो हो ही गया है, कराची का तो बोर्ड हमारा हो गया। और
पाकिस्तान वाले मजाक बना रहे कि देखो मौत का नंगा नाच हो रहा है।